अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद ज़ुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज के रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए प्रोसेस इन विच नो हीट इज़ ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम द सिस्टम बट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज। हमने कोई ऐसा प्रोसेस इनको बताना है, एग्जांपल देनी है जिसमें हीट ना सिस्टम में इंटर हो ना लीव करे, टेम्परेचर उसका चेंज हो। तो ये हमने चैप्टर में थ्योरी में पढ़ा हुआ है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। इन एडियाबैटिक प्रोसेस नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम टेक प्लेस बट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज। इस सिस्टम में हीट ना तो इंटर होती है ना लीव करती है, लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर इसका चेंज हो जाता है। अब बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको पता है Q हीट क्योंकि ना इंटर हो रही है ना लीव कर रही है तो वो जीरो के बराबर होगी। W किसके बराबर है? माइनस डेल U, या डेल U किसके बराबर होगा? माइनस W के। मतलब इंटरनल एनर्जी से सारा वर्क डन हो रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर हमारा चेंज होगा। इसकी एग्जाम्पल क्या है? रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम बस्ट ऑफ टायर। टायर जब फटता है तो वहाँ से जो हवा निकलती है वो एक इसकी एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास क्लाउड फार्मेशन। ये क्लाउड फार्मेशन भी इसी की ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। Is it possible to convert internal energy into mechanical energy? Explain with an example। क्या यह मुमकिन है कि हम इंटरनल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें? इसकी हमने एक मिसाल देनी है। तो पहले इसका आप लिखेंगे आंसर येस और नो में। येस इट इज़ पॉसिबल, ऐसा मुमकिन है। कब ये मुमकिन है? When gas is allowed to expand adiabatically, जब हम गैस को एडियाबैटिकली एक्सपैंड करवाएंगे। एडियाबैटिकली मीन नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम। द गैस डज वर्क ऑन द सराउंडिंग। तो जो वर्क डन होगा वो गैस की वजह से होगा, सिस्टम की वजह से। बाय यूजिंग इंटरनल एनर्जी ड्यू टू विच इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब ये सारी इंटरनल एनर्जी किस में तब्दील होगी है? वर्क में तब्दील होगी है। तो ये दोबारा से वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में एडियाबैटिकली Q 0 के बराबर हो गया तो W किसके बराबर आ गया? डेल U के। इंटरनल एनर्जी माइनस में क्योंकि अब डिक्रीज हो रही है, जब डिक्रीज होगी तो यहाँ पर हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। Is it possible to construct a heat engine that will not expel heat into the atmosphere? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या मैं ऐसा इंजन बनाएं जो एटमॉस्फेयर में कोई हीट लीव ना करे, एक्सपेल ना करे, खारिज ना करे? पहले तो आपने येस नो में आंसर देना है। नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन इट विल बी वायलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर हम ऐसा बना भी लें तो वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वायलेशन है, मतलब उसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। कैसे? उसके लिए हमें चाहिए होता है एक सिंक। सिंक अगर नहीं होगा तो मतलब फिर हम कहेंगे जितना इंटरनल एनर्जी दे रहे हैं या जितना इनपुट में हम एनर्जी दे रहे हैं वो सारी वर्क में तब्दील हो रही है। ऐसा मुमकिन नहीं है। कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी हीट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है जो हमारे किसी काम की नहीं होती। लिहाजा ये फिर अगर हम बना लें तो वायलेशन होगी किसकी? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। देयर इज ऑलवेज एग्जिस्टेंस ऑफ सिंक, क्योंकि हमेशा सोर्स के साथ साथ सिंक भी होता है। लिहाजा हम एक सिस्टम ऐसा नहीं बना सकते जो एटमॉस्फेयर में कोई हीट लीव ना करे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अ थर्मोस फ्लास्क कंटेनिंग मिल्क एज अ सिस्टम इज शेकन रैपिडली डज द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क राइज। एक थर्मोस फ्लास्क के अंदर हमारे पास दूध है, उसको हमने शेक किया, हिलाया तेजी से, क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा? तो इसको हमने येस और नो में पहले आंसर करना है। येस द टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? वी नो दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी। तो ये इस कैनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। जब हम इसको शेक करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, कोलायन की। वो कोलायन बढ़ने से कैनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कैनेटिक एनर्जी के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा। व्हेन वी शेक रैपिडली द वर्क डन इंक्रीजेज। जब हम इसको रैपिडली शेक करेंगे तो वर्क डन
जब हम इसको रैपिडली शेक करेंगे तो वर्क डन इंक्रीज होगा, द काइनेटिक एनर्जी, फिर उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, हेंस द टेम्परेचर इंक्रीजेज, लिहाजा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैपन टू द टेम्परेचर ऑफ रूम व्हेन एन एयर कंडीशनर इज लेफ्ट रनिंग ऑन अ टेबल इन द मिडल ऑफ द रूम। जब हम कमरे के दरमियान में एयर कंडीशनर को रख दें, उसको चला दें, तो हमने बताना है टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, उसकी रीज़न अभी हम चेक करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ रूम नॉट डिक्रीज, कम नहीं होगा, इट इंक्रीजेज स्लाइटली, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा आप, एज द एयर कंडीशनर अब्जॉर्ब एज वेल एज रिजेक्ट हीट सेम रेट। ये बात हमें पता है, आप सबको पता भी होगी कि एयर कंडीशनर जब हम ऑन करेंगे तो जितना हीट वो रिजेक्ट करेगा उतना हीट अब्जॉर्ब करेगा, या जितना हीट अब्जॉर्ब करेगा उतना वो रिजेक्ट करेगा, मतलब ये डायरेक्ट रेट में। बट ड्यू टू कंप्रेसर सम हीट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन। अब जो कंप्रेसर होगा उसकी वजह से कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, उस हीट से टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारे पास हीट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ से हीट भी बढ़ेगी, लिहाजा कमरे का टेम्परेचर कम होने की बजाय उस रूम का टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, कैन द मैकेनिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू हीट एनर्जी, इफ सो गिव एन एग्जांपल। यस, मैकेनिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस प्रोसेस के जरिए, बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पता है डेल यू 0 होगा, क्योंकि नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो इंटरनल एनर्जी में भी इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। W किसके बराबर हो जाएगा, Q के, लिहाजा जितनी भी हीट एनर्जी थी वो सारी की सारी किस में तब्दील होगी है, वर्क में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, डज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शन। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होगी, क्यों इंक्रीज होगी, बिकॉज ड्यू टू फ्रिक्शन मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। फ्रिक्शन की वजह से मैकेनिकल एनर्जी किस में तब्दील हो जाती है, हीट एनर्जी में। अब हीट एनर्जी के देखें इंक्रीज होने से एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम भी इंक्रीज होगी। हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है, डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर टी। हीट एनर्जी बढ़ेगी तो एंट्रोपी में चेंज भी हमारे पास पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज एन एंट्रोपी। ऐसा प्रोसेस हमने बताना है जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो। तो पहला प्रोसेस है मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ जब मेल्ट होती है, इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन एंट्रोपी, तो वहाँ से एंट्रोपी में इंक्रीज होगा। देखें डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर टी। टेम्परेचर डिक्रीज होने से एंट्रोपी में चेंज ज़्यादा आएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। और फिर आपने नीचे लिख देना है ऑल नेचुरल प्रोसेस इन विच फ्रिक्शन इन्वॉल्व एंट्रोपी इंक्रीजेस। जितने भी प्रोसेस हैं कुदरती जिसमें फ्रिक्शन का कुछ ना कुछ अमल दखल है, उन सब में एंट्रोपी हमारी इंक्रीज होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 ये MCQs टाइप हैं, ये आपने इनको देख लेने, बहुत आसान है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज के रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन। होप्स हो आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।